Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Safar Mafi here. This is class 9th Political Science, chapter number 2, Constitutional Design. This is the lecture number first of this chapter. Let's start today's first topic. Democratic Constitution in South Africa. तो जैसे आपको चैप्टर के नाम से पता चला होगा, इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो किस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली होती क्या है कि जिसमें सेट ऑफ रूल्स लिखे होते हैं कि हमें किस तरह से अपनी कंट्री को गवर्न करना है, किसको कौन से पावर्स मिलेंगे। तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है जिस तरह से जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट में जो कवानीन है, जो लॉज है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसे लॉज वगैरह नहीं होते, रूल्स नहीं होते, तो क्रिकेट में हर दिन लड़ाई होती, झगड़े होते और अंपायर की डिसीजन को कोई नहीं मानता। लेकिन हर एक प्लेयर को जब भी लेग बिफोर विकेट या किसी और चीज के लिए उसको आउट दिया जाता है, तो उनको पता होता है क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से अंपायर ने डिसीजन दिए, तो उनको फिर वो मानना पड़ता है। तो इसी तरह से किसी भी कंट्री में जहाँ पे आज डेमोक्रेसी है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होती है, और कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमें यहाँ पे साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ना है। और वहाँ पे सबसे बुरी चीज जो वहाँ पे चली, जिसका नाम था या जिसको बोलते थे अपार्थाइड रिजिम। तो ये अपार्थाइड रिजिम जो थी, या एक सिस्टम था जो कि रैशनल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे था। तो कलर के बेसिस पे वहाँ पे काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका यहाँ पे वर्ल्ड मैप में कहाँ पे वाक़ा है, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। सबसे साउथ में जो कंट्री है उसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले इंडिया का ट्रेड रूट यूरोपियंस ढूंढ रहे थे, क्योंकि इंडिया से बहुत सारी स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स जो कि यहाँ अरेबियन सी के थ्रू रेड सी तक इंडियन ट्रेडर्स वगैरह पहुंचाते थे, और वहाँ पे इजिप्ट के पास इटालियन ट्रेडर्स उसको हासिल करके यूरोपियन कंट्रीज में काफी मुनाफा कमाते थे। लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्ट सी रूट इंडिया तक नहीं था। उसके बाद पुर्तगाल के एक आदमी एक्सप्लोरर ने, जिसका नाम था वास्को डी गामा, उन्होंने यहाँ से एक सी रूट ढूंढ लिया। उसको 1 साल लगा इंडिया तक आने में, और वो केरला पहुंचे 1498 में। और उसके बाद बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज इसी रूट से इंडिया आती थी। अब बीच में इन्होंने पड़ाव डाला साउथ अफ्रीका के पास। तो ये जो साउथ अफ्रीका है, अगर हम इसकी बात करें, तो साउथ अफ्रीका यहाँ पे एक सेंटर बना हुआ था। सबसे पहले अगर हम बात करें, 1652 में डच ने ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में वहाँ पे पड़ाव डाला, और वो अपने हथियार वगैरह के साथ वहाँ पे एक किस्म से सेटल होने लगे। उन्होंने एग्रीकल्चर वगैरह के साथ वहाँ पे करना शुरू किया, कल्टीवेशन वगैरह। उसके बाद जितने भी यूरोपियन कंपनीज यहाँ से आती थी, तो ये डच के जो ट्रेडर्स वगैरह थे, ये उनको फ्रेश सप्लाईज ऑफ फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करते थे, बेचते थे। उसके बाद अगर हम बात करें, 1795 में ब्रिटिशर्स ने इस पे कब्जा करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद 1803 में फिर से डच ने इस पर कब्जा कर लिया। और लेकिन जल्द ही 1806 में ब्रिटिशर्स ने इस पर कब्जा भी कर लिया, और यहाँ पे फिर हुकूमत भी बनाई। हुकूमत बनाने का उनका पहले इरादा नहीं था, लेकिन बाद में 1860s और 80s में जब वहाँ पे गोल्ड एंड डायमंड्स वगैरह मिलने लगे, तो उनकी नीयत बदल गई, और उन्होंने वहाँ पे डायरेक्ट गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की। और अगर हम देखें, बाई कैमरल पार्लियामेंट 1856 में इन्होंने बनाया, और वहां से इन्होंने वहां पे हुकूमत करनी शुरू की साउथ अफ्रीका में। तो इस तरह से ये ब्रिटिश कॉलोनी बनी, और यहाँ पे ना सिर्फ अपार्थाइड रिजिम बल्कि रैशियल सेग्रीगेशन भी की। रैशियल सेग्रीगेशन क्या होती है कि ब्लैक्स को वो इंफीरियर मानते थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लिए जो स्कूल्स थे, वहाँ पे जो टॉयलेट्स थे, वहाँ पे जो सिनेमा हॉल्स थे, या कोई भी चीज, तो वहाँ पे व्हाइट्स के लिए अलग होती थी और ब्लैक्स के लिए अलग। व्हाइट्स और ब्लैक्स के अलावा भी वहाँ पे इंडियंस रहते थे। इसके अलावा कलर्ड पीपल, जो ना ना पूरे ब्लैक होते थे ना पूरे व्हाइट होते थे, उनको कलर्ड कहा जाता था। तो इस तरह से ये सिस्टम चला, ये अपार्थाइड सिस्टम, जिसको पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज किया गया।
और फिर 1950 से साउथ अफ्रीका के लोग इस अपार्थाइड रिजिम के खिलाफ लड़ने लगे। इसके बाद अगर हम बात करें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनी जो अपार्थाइड रिजिम के खिलाफ लड़ रही थी। अगर हम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 8 जनवरी 1912 में ये पार्टी बनाई गई थी, लेकिन 3 फरवरी 1990 तक ये लीगलाइज नहीं की गई थी। तो 3 फरवरी 1990 को ये इस पार्टी को लीगल करार दिया गया और 1994 में जब पहला इलेक्शन हुआ उसमें इसी पार्टी ने जीता और आज तक ये पार्टी रूल करती आई है वहां पे। और इसमें खास तौर पे एक साउथ अफ्रीका के एक अहम लीडर का जिक्र जरूरी है जिसका नाम था नेल्सन मंडेला, जिनका मानना था कि मुझे एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ना अमीर और गरीब के बीच में, ना वाइट एंड ब्लैक्स के बीच में। तो उस सोसाइटी को पाने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। तो नेल्सन मंडेला की अगर बात करें तो ये एक रॉयल फैमिली थिम्बू, हम कह सकते थिम्बू रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। इसका असली नाम था रोलिहला नेल्सन मंडेला। 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 5 दिसंबर 2013 को हुई। और ये अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने 1994 और अप टू 1999 तक इन्होंने रूल किया। इसके अलावा अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला की, तो नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था 1943 में और उसके बाद यूथ लीग इन्होंने बनाई 1944 में। लेकिन उसके बाद इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को भी, जो मार्क्स के आइडियाज, कार्ल मार्क्स के आइडियाज पे चलती थी, आइडियोलॉजी पे चलती थी, उसको ज्वाइन किया और इन्होंने नॉन वायलेंट मूवमेंट लॉन्च किया जिसमें इन्होंने हथियार वगैरह उठाए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन बाद में 1964 में इनको इम्प्रिजन किया गया, गिरफ्तार किया गया और ट्रीजन के हम जुर्म में, तो गद्दारी के जुर्म में इसको 28 साल तक एक डेडली जेल में बंद किया गया जिसका नाम था रॉबिन आइलैंड। तो रॉबिन आइलैंड पे वो वाक़ा जेल था, वहां पे इसको तकरीबन 28 साल तक रखा गया। गिविंग राइज टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अब अगर हम देखें काफी ज्यादा प्रोटेस्ट स्ट्रगल्स वगैरह हुई, क्योंकि जो वाइटर्स थे उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, यूनियंस, एसोसिएशंस को बैन करके रखा था। लेकिन उसके बाद जब थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रेशराइज किया गया साउथ अफ्रीका को कि आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए दुनिया में, जबकि दुनिया की अक्सर कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो चुकी है और तमाम लोगों को वो इक्वल राइट्स प्रोवाइड करती है। तो इस प्रेशर में आके साउथ अफ्रीका ने अपनी जो पॉलिसीज वगैरह है उनको ख़त्म किया। और उसके बाद अगर हम बात करें, नेल्सन मंडेला भी 28 साल बाद जेल से रिहा हुए 1990 में। और उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हाथ बढ़ाया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनानी पड़ेगी साउथ अफ्रीका के लिए। और उस साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में वो कामयाब भी हुए। 1994 में जब जनरल इलेक्शंस हुए तो उसी के साथ जो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिनको काम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, तो उन्होंने 18 दिसंबर 1996 में कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया। क्योंकि इस साउथ अफ्रीका के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हर एक रेस को मद्देनजर रखते हुए वो बनानी थी। उसके बाद इसको इफेक्ट में लाया गया 4 फरवरी 1997। तो अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन में जो साउथ अफ्रीका का नाम है वो कुछ इस तरह से है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका 1996, क्योंकि 1996 में वो कंप्लीट हुई थी और इफेक्ट में लाई गई थी 1997 में। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुई और ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनी जो सबसे ज्यादा राइट्स अपने लोगों को देती है। सबसे ज्यादा दुनिया की, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इतने ज्यादा राइट्स अपने लोगों को नहीं देती है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना और सभी लोग इसको एक्सेप्ट करें ये आसान नहीं था। तो इसके लिए व्हाई देयर नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे मैंने आपको क्रिकेट की एग्जांपल दी,
तो अगर हम क्रिकेट रूल्स वगैरह के बगैर खेलेंगे, तो मैंने पहले ही कहा कि हमारे बीच हमेशा झगड़े होंगे, तो वो झगड़े खून खराबे तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जो लोग हारना नहीं चाहते हैं। इसलिए रूल्स के हिसाब से जब हम चलते हैं, तो किसी के पास भी एब्सोल्यूट पावर्स वगैरह नहीं रहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, साउथ अफ्रीका में भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी। फॉर एग्जांपल वहां पे मेजॉरिटी में ब्लैक्स थे। तो आप सबको पता है, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है तो उसमें मेजॉरिटी रूल करती है। इसका मतलब ब्लैक सब व्हाइट्स पे रूल करते। अब तक क्या होता था, अब तक जो माइनॉरिटी में व्हाइट्स थे वही रूल कर रहे थे ब्लैक्स पे। अब लेकिन ब्लैक्स के सारे मतलब हम कह सकते हैं पावर्स उनके हाथ में आते, तो व्हाइट्स कैसे भरोसा कर सकते थे ब्लैक्स पर। तो इस पर नेल्सन मंडेला ने अपने ब्लैक जो उनके लीडर्स वगैरह थे, लोग थे, उनको समझाया कि आज तक जो भी हुआ, चाहे मतलब ऑपरेसर जो व्हाइट्स थे और ऑपरेसर ब्लैक्स थे, तो ये जो मतलब जो हम कह सकते हैं, ये काफी ज्यादा हम कह सकते हैं शर्मिंदगी की बात है कि ऐसा साउथ अफ्रीका में आज तक हुआ। लेकिन अगर हम भी वही दोहराएंगे, तो ये कंट्री कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रैनबो के कलर्स की तरह रहना पड़ेगा, जिस तरह से उन्होंने फिर अपना फ्लैग भी रैनबो कलर्स का ही चुन लिया। तो हमें सभी कलर्स के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, तब जाके हम एक कामयाब कंट्री बन सकती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ब्लैक्स ने कॉम्प्रोमाइज किया कि उन्होंने इक्वल पावर्स वगैरह व्हाइट्स को भी दे दिए, और व्हाइट्स को भी ये आश्वासन दिया गया कि उनके पास जो प्रॉपर्टीज वगैरह है उनको वो ब्लैक्स उनसे वो नहीं छीन लेंगे। तो इस तरह से ये जो आपस में इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ, उस तरह से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने में कामयाब हुए, और वहां पे फिर डेमोक्रेटिक सेटअप हुआ। जैसे मैंने पहले कहा था, 1994 में वहां पे जनरल इलेक्शंस हुए, और वहां पे सबसे पहला प्रेसिडेंट जो था वो ब्लैक प्रेसिडेंट था, जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे दुनिया की किसी भी कंट्री मतलब के बारे में पढ़ेंगे, तो हर एक कंट्री में डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं। डाइवर्स का मतलब अलग अलग किस्म के ग्रुप्स होते हैं, या तो वो अलग अलग कास्ट के हो सकते हैं, या अलग अलग रिलीजन्स के हो सकते हैं, या फिर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के हो सकते हैं, या फिर अलग अलग रेसेस के हो सकते हैं। मगर उनको एक साथ रहने के लिए जरूरी ये है कि वहां पे एक सुप्रीम लॉ होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। अ, यहाँ पे अगर हम क्रिकेट की एग्जांपल फिर से अडॉप्ट करें, तो क्रिकेट में जो रूल्स है, वो हमें झगड़े वगैरह करने से रोकती है, क्योंकि हम सबको पता है रूल्स क्या है, तो हमें उन रूल्स के ऊपर चलना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। तो ये जनरेट करती है ट्रस्ट। जैसे हमारी कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमें उस पर एतमाद है। तो जो जो उसमें लिखा गया है, हमें पता है कि गवर्नमेंट वैसे ही चलेगी। तो दूसरा, इट्स स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव द पावर्स टू टेक व्हिच डिसीजंस। तो हमें यहाँ पे पता होता है कि गवर्नमेंट किस तरह से बनती है, और दूसरा, किस किस के पास कौन से पावर्स है, और किसको कौन से डिसीजंस लेने हैं। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा, ये गवर्नमेंट पे लिमिट्स डालती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होती है, पार्लियामेंट के कौन से पावर्स है, एग्जीक्यूटिव के कौन से है, जुडिशरी के कौन से है। तो ये इंस्टीट्यूशन जो डिफरेंट होती है, इनके अपने पावर्स होते हैं। ये एक दूसरे के पावर्स चेक करते हैं, इससे बैलेंस बना रहता है। और साथ में ये भी बताता है कि लोगों के राइट्स कौन से हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, तो उन राइट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे वो राइट्स हमें कोई एक्सरसाइज करने से रोकता है, तो हम उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, मतलब कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेस द एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब होता है होप, उम्मीद। तो लोग अपनी उम्मीदें एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी कंट्री या अपनी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है दुनिया में, वहां पे जरूरी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, और कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। इंशाल्लाह अगला टॉपिक अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।